नमस्कार साथियों, गायनिक पोर्शन के अंदर कंटिन्यूएशन में पहुंचते हैं अपन आगे की हेडिंग पे। सामने बोर्ड पे अवेलेबल नाम वेजाइनाइटिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने मोस्ट कॉमन कंडीशन और वर्स कंडीशन जिनके नाम इन्फेक्शन और कैंसर को लेकर चले थे। पीआईडी आया, फाइब्रॉइड आया था। बात करते हैं उससे आगे एक बहुत ही स्मॉल कंडीशन जहां नाम सामने बोर्ड पे अवेलेबल है वेजाइनाइटिस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने। काफी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म एक एमसीक्यू बनना यहां से फिक्स है। और कारण भी है ऐसा क्योंकि इतनी लॉजिकल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है कि किसी भी पैटर्न से एक सवाल बनना इसका हक पूरा बनता है। वहां पे अपन देखेंगे किस प्रकार इसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे एमसीक्यू को अराइज किया गया है। उस कैटेगरी में आते हैं अपन सामने कि कितने प्रकार की वेजाइनाइटिस को यहां इंक्लूड किया गया है। उस कैटेगरी में आप सामने बोर्ड पर देखें चार नाम: बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक, सिनाइल। ये चार वर्ड जो सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो बताना चाहते हैं वेजाइनाइटिस जो इन्फेक्शन हुआ है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कॉज क्या था। बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट या सिनाइल। शुरुआत के 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिनाइल शब्द इंडिकेट करता है एज को। जैसा कि हम लोगों ने एज में मीनोपॉज पढ़ा है और मीनोपॉज में आपको पता था कि एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी के चलते ग्लाइकोजन खत्म हो जाता था और ग्लाइकोजन खत्म होने से पीएच एल्कलाइन बन जाता है और एल्कलाइन पीएच से यूटीआई वेजाइनाइटिस होना जायज सी बात है। तो आपके पास एग्जाम में इन 4 में से कोई भी एक कंडीशन पूछी जा सकती है। सबसे पहले पता हो कारण। अब बात करते हैं इन सब में इन्वॉल्व होने वाले मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम कि बैक्टीरियल को और किस नाम से जाना जाता है, फंगस को किस नाम जाना जाता है। उस कैटेगरी में शामिल कर रहा हूं सामने, 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे। जो बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस है उसका कॉज माना जाता है क्लेमाइडिया और इसी के बेस पे वेजाइनाइटिस का नाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है क्लेमाइडियल। बैक्टीरियल ना बोल के बोल सकता है क्लेमाइडियल। फंगस में आए, फंगस में तो 2 नाम मिलेंगे, मोनिलियासिस और कैंडिडा के बेस पे। तो देखें फंगल के अंदर आपको एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है, या तो फंगल नाम दे या पूछेगा मोनिलियासिस या कैंडिडियासिस, ये 2 नाम। तो इस प्रकार से एमसीक्यू। बात करें नंबर 3 पैरासाइट। पैरासाइट वाली वेजाइनाइटिस पूछेगा तो वहां पर इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से नाम बनता है ट्राइकोमोनियासिस। तो देखें किस प्रकार इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। लास्ट वन जो सिनाइल है, मीनोपॉज वाली, बुढ़ापे वाली, तो इसे बोल सकता है वो एज रिलेटेड, कि फीमेल में एज रिलेटेड, मीनोपॉज रिलेटेड वेजाइनाइटिस कैसी होती है। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो बनता है वो सामने दिए गए वेजाइनाइटिस के टाइप के अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जो नाम है उस बेस पे। अब आते हैं एक और पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन बनेगा हर स्पेसिफिक वेजाइनाइटिस में आने वाले डिस्चार्ज पे। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। हर किसी का डिस्चार्ज अलग नेचर का होता है। बैक्टीरिया वाले में पस पाई जाती है, फंगस के डिस्चार्ज व्हाइट होते हैं, पैरासाइट के डिस्चार्ज ग्रीन होते हैं और सिनाइल वाली एज वाली में ब्लीडिंग के कारण डिस्चार्ज रेड और ब्लडी होते हैं। तो 4 डिस्चार्ज पुरुलेंट, ग्रीन, व्हाइट और ब्लडी के बेस पे पूछ सकता है कि पुरुलेंट वाली कौन सी है, क्लेमाइडियल, व्हाइट वाली कौन सी है, मोनिलियासिस, ग्रीन वाली कौन सी है,
ट्राइकोमोनियासिस। ब्लडी वाली कौन सी है? सिनाइल या एज रिलेटेड। तो आते हैं 4 डिस्चार्ज का नेचर लिखने अपन कंटिन्यूएशन में। क्लेमाइडियल के लिए बैक्टीरिया के कारण डिस्चार्ज बोला आपने पुरुलेंट। कैंडिडा वाली के अंदर आप लोगों को डिस्चार्ज बताने हैं व्हाइट। यहां पे पैरासाइट में डिस्चार्ज बताने हैं ग्रीन, और एज वाली के अंदर डिस्चार्ज बताने हैं रेड, ब्लडी। तो ये अपने पास वैजाइनेटिस का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, जहां पे अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ वैजाइनल डिस्चार्ज नेचर से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब और अंदर चले तो 2 बड़े एमसीक्यू को लपकने के लिए तैयार हो जाए कि एक नॉर्मल फीमेल में मोस्ट कॉमन वैजाइनेटिस कौन सी होती है, और एक प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सी होती है। ब्रह्मांड में कितनी होती है वो 4 सामने बोर्ड पे है। इन 4 में से एक मोस्ट कॉमन है नॉर्मल फीमेल में, और 4 में से एक मोस्ट कॉमन है प्रेग्नेंट फीमेल में। नॉर्मल फीमेल में जो मोस्ट कॉमन है वो पैरासाइटिक है, ट्राइकोमोनियासिस। प्रेग्नेंट फीमेल में जो कॉमन है वो फंगल वाली है, मोनिलियासिस। तो यहां देखें क्वेश्चन है, जहां क्वेश्चन है मार्कर ग्रीन है। क्या बताएंगे अपन? एक सवाल यहां से है और एक सवाल यहां से है, और सवाल का जवाब देना क्या है, वो किस किस में है। मोनिलियासिस के लिए बोलेंगे मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्ट कॉमन, और यहां आंसर देंगे मोस्ट कॉमन इन फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल ट्राइकोमोनियासिस, और मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी मोनिलियासिस। अब बात करें गायनिक की, बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फीमेल की ज्यादा सुने और आगे बढ़े। सिंपल सवाल पूछे मोस्ट कॉमन वैजाइनेटिस कौन करता है, तो जवाब गायनिक के अकॉर्डिंग आंसर क्या देना है? ट्राइकोमोनियासिस। अब इसमें एक और एमसीक्यू, यहां पे एमसीक्यू रुक नहीं रहे हैं, एक और एमसीक्यू रिलेट जिससे किया है आप उसी से रिलेट करेंगे, और वो क्या कि ट्राइकोमोनियासिस वाली मोस्ट कॉमन वैजाइनेटिस जो फीमेल्स को होती है उसमें अपीयरेंस कैसी आती है? डिस्चार्ज ग्रीन है नो डाउट, लेकिन इसकी पैथोलॉजी के चलते जब वैजाइनल एपिथेलियम में डैमेज होता है तो वहां पे छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने बन जाते हैं, और वो लाल दाने अपीयरेंस देते हैं स्ट्रॉबेरी की तरह। उससे भी एमसीक्यू है कि ट्राइकोमोनियासिस की पैथोलॉजी के चलते वैजाइनल एपिथेलियम पर रेड स्पॉट जो दिखता है उसकी अपीयरेंस बेस पे एमसीक्यू है, किस प्रकार दिखता है, तो आंसर देना है आपको स्ट्रॉबेरी स्पॉट। तो यदि सवाल ऐसा आपके पास घूम के आ जाए कि स्ट्रॉबेरी कलर के स्पॉट्स वाली वैजाइनेटिस कौन सी है, तो भी जवाब अपने पास कौन सा जाएगा? ट्राइकोमोनियासिस। सो दिस इज ए क्लासिफिकेशन regarding vaginitis condition. There are total 4 variety of vaginitis. Number 1 bacterial, fungal, parasitic, senile. इन सभी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडियल, मोनिलियासिस, कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस एज रिलेटेड कंटेंट डिस्चार्ज के पुरुलेंट, व्हाइट डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज। मोस्ट कॉमन इन फीमेल trichomoniasis, most common in pregnant female moniliasis, the strawberry spot present in trichomoniasis. अब सुनो मजे की बात, इतना पढ़ समझ करके हमें भी पूरी उम्मीद हो गई कि एक सवाल तो बिल्कुल यहां से छूटेगा नहीं, और फिर भी इतनी पढ़ाई के बाद भी ESIC 2019 मार्च के अंदर ऐसा सवाल पूछा जो इसके अंदर से नहीं था। सवाल क्या था? वो सामने ये रहा। सवाल था बैक्टीरियल वैजाइनोसिस। यहां पे कंफर्म करना हल्की सी मिस्टेक कैसे आपको सरकारी नौकरी के अंदर और बाहर कर सकती है। बोर्ड पर वैजाइनोसिस लिखा है, ना कि वैजाइनाइटिस। अंतर इतना ही है दोस्तों। वैजाइनोसिस एक नॉन इंफ्लामेटरी कंडीशन है और वैजाइनाइटिस इंफ्लामेटरी। तो कई विद्यार्थियों ने हल्का अंतर नहीं समझा और वैजाइनाइटिस पढ़ करके बैक्टीरिया सुन के क्लेमाइडिया और पुरुलेंट पर धमाका बोल दिया।
पर यहां ऐसा नहीं है, ये वेजाइनोसिस है और वेजाइनोसिस के लिए फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है, इट इज नॉन इन्फ्लामेटरी। और नॉन इन्फ्लामेटरी है तो मतलब पिछले चार्ट के हिसाब से आंसर नहीं देना। क्या आंसर देना है, ये कौन करता है, तो इसे करने वाला जीवाणु पूछा गया था और वो जीवाणु अपने पास था गार्डिनेला। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गार्डिनेला, जिसने करा है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। और यह सवाल आपसे पूछा गया था अपनी ESIC मार्च 2019 में कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कौन करता है, जवाब गार्डिनेला। स्मॉल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेजाइनाइटिस। प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंतिम चरण के अंतिम खिलाड़ी को पकड़ करके मैच खत्म करते हैं। लास्ट वन, हेडिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट मेंशन ऑन द बोर्ड, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कंडीशन, आइए इसके बारे में अपन डील करना शुरू करें। इनफर्टिलिटी एक शब्द है। सबसे पहले आते हैं इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे, वो है दो शब्द, इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी। हल्का सा अंतर क्या है, गौर करें। इनफर्टिलिटी का मीनिंग होता है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाना। तो एक कपल प्लान किया प्रेगनेंसी को, काफी ट्राई किया पर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाई। परेशानी समस्या के चलते डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा और उन्हें बेबी हो गया। तो यह इनफर्टिलिटी थोड़े समय के लिए रही, इलाज करवाने पे समस्या दूर हो गई। एक बात, किस्मत अच्छी थी। सेकंड वन, बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार इलाज लिया पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। सबने हाथ खड़ा कर दिया कि 100% आप इनफर्टाइल रहेंगे, बेबी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वो कंडीशन होती है स्टरलिटी। तो दो शब्द, जिसका इलाज करवाया और इलाज हो गया वो इनफर्टिलिटी, और जिसका इलाज संभव नहीं है वो स्टरलिटी। तो दो शब्दों को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी में। व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड व्हाट इज स्टरलिटी। दो शब्द सामने बोर्ड पर हैं, एक का इलाज संभव है, एक का संभव नहीं है। उसे मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। नंबर 1, यहां क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, और यहां पे ट्रीटमेंट नॉट पॉसिबल। ये दो बेसिक टर्म। अब आते हैं इनफर्टिलिटी के अंदर ही दो नाम जो दिए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी कॉमन टर्म्स हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इनकी चर्चा चल रही थी। क्या होती है, जब कोई काम एक बार भी नहीं हुआ होता है वो प्राइमरी कहलाता है। पहले वो काम होता था, प्रेजेंट में नहीं होता तो सेकेंडरी कहलाता है। मीनिंग समझे, एक कपल को आज तक एक भी बेबी कंसीव नहीं हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो प्राइमरी है। सेकंड, पहले से उनके बच्चे हैं, अब वर्तमान में वो एक और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, पर अब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। मतलब शुरुआत खराब नहीं थी, शुरुआत में तो प्रोडक्ट निकला है, पर वर्तमान में समस्या है, तो वो सेकेंडरी कहलाती है। तो दो हल्के से अंतर, शुरुआत से गड़बड़ हो प्राइमरी, वर्तमान में गड़बड़ हो सेकेंडरी। लिखता हूं सामने, प्राइमरी के अंदर क्या लिखेंगे, नॉट ए सिंगल चाइल्ड, एक भी बच्चा नहीं है, अनेबल टू प्रोड्यूस इन प्रेजेंट, वर्तमान में बेबी प्रोड्यूस करने में वो एबल नहीं है। तो दो बेसिक अंतर के साथ चार टर्मिनोलॉजी। बात करते हैं अब आगे इनफर्टिलिटी की वैरायटी को पढ़ने में। तो वहां पे फर्टिलिटी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए दो कर्मचारियों का योगदान होता है, मेल और फीमेल, और दोनों के अंदर ही किसी भी गड़बड़ के चलते परिणाम हासिल नहीं होता है। तो बात चलेगी यहां पे मेल वर्सेस फीमेल इनफर्टिलिटी की। उस कैटेगरी में पहले महानुभावों को ले आते हैं, सामने हेडिंग बोर्ड पे अवेलेबल, मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टाइल क्यों हुआ, उसके बहुत सारे मल्टीपल रेशनल और रीजन दिए जाते हैं। हम यह बात करें एकदम टू द बेसिक की,
तो चीजें क्या क्या होती है, गड़बड़ आखिर कहां हो सकती है, तो गौर करें। नंबर 1, सबसे पहली गड़बड़ वहां हो जहां पर पैदावार होती है, जो फैक्ट्री है, जो गोदाम है, मतलब टेस्टिस। भगवान ने गोल आकार की संरचना में यह जो खूबसूरत आइटम दिया है, जिसे पुरुष लोग टेस्टिस बोलते हैं, यह वही मैदान है जहां पर कई प्रकार के शुक्राणु जन्म लेते हैं। तो हो सकता है इस मैदान में, इस फैक्ट्री में पैदावार में दिक्कत हो, डिफेक्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। नंबर 1, किसी भी कारण से, कंजेनाइटल हो, क्रोमोसोमल हो, याट्रोजेनिक हो, थर्मल हो, इंजरी हो, किसी भी कारण से यहां पे प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में माल नहीं बन रहा, एक। नंबर 2, हो सकता है यह सही हो, टेस्टिस परफेक्ट हो, स्पर्मेटोजेनेसिस परफेक्ट हो, लेकिन इसके बाद करना क्या होता है, इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है। मेल के पास टेस्टिस के बाद में बहुत सारी घुमावदार छोटी 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 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं, एक बड़ा सा एपिडिडाइमस होता है, और फिर जाकर के कॉमन यूरोजेनाइटल ऑर्गन पेनिस में वो ओपन होता है। तो यहां देखें इस मैदान को, तो बात चली और माना कि अपन ने ये अपने पास जेनाइटल ऑर्गन, कॉमन यूरोजेनाइटल ऑर्गन पेनिस है, लिख देता हूं, ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, ओरिजिनल नहीं बना रहा, समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ये अपने पास अपन ने कहा पेनिस है, पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी छोटी 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 गलियां हैं, नालियां हैं, नाले हैं, जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये रास्ता टेस्टिस से निकल के सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एपिडिडाइमस जाकर पेनिस में ओपन होती है। अगला डिफेक्ट हो सकता है रास्ते में खराबी हो, डिफेक्ट इन डक्ट सिस्टम। फैक्ट्री में माल तो तैयार था, गोदाम में माल तो भरा हुआ था, पर जो ट्रांसपोर्ट होना था जिस रास्ते से, उस रास्ते में रुकावट थी, टूटा फूटा था, गड़बड़ थी, जाम था, इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रॉमा, डैमेज। इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रॉमा, डैमेज, किसी भी कारण ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो तो भी मेल इनफर्टाइल। तो मेल को इनफर्टाइल करके छोड़ेंगे अपन आज। सबसे पहले दिक्कत कहां पे आ गई, गोदाम में, डिफेक्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अगली दिक्कत कहां पे आ रही है, रास्ते में, डिफेक्ट इन डक्ट सिस्टम। नंबर 3, अब जिम्मेदारी बनती है इसकी, ये अपना कौन है, डिलीवरी बॉय। फैक्ट्री से माल उठाइए, रास्ते में दौड़ लगाइए, और डिलीवरी बॉय जाके सामान देता है। ये पेनिस एक सोर्स है जो सीमन को डिपॉजिट करता है। ठिकाने पे गया तो वेजाइना में, बेठिकाने गया तो नाली में। ये डिलीवरी बॉय। यहां दिक्कत हो, इसमें प्रॉब्लम हो, उसे बोलेंगे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। नाम आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, या एकदम देसी भाषा में बात करूं तो कभी कभार आपने गवर्नमेंट रोडवेज बस में सफर करते हुए बाहर की दीवारों पर गौर किया हो तो लिखा होता है शीघ्रपतन स्वप्न दोष के रोगी हमसे आकर के मिले। तो वो प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो अपने कॉमन यूरोजेनाइटल ऑर्गन में हो सकती है। तो डिफेक्ट इन कॉमन यूरोजेनाइटल ऑर्गन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम। तीसरी कमी, लास्ट वन, गोदाम सही था, माल जहां से गुजरेगा रास्ता सही था, डिलीवरी बॉय भी एकदम टकाटक टनाटन था। अब लास्ट में सबसे मेजर चीज, लेके क्या आया, प्रोडक्ट। मंगाया था आईफोन, निकल गया भाटा, वो वाली बात। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इस हीमैन का सीमैन। ये पेनिस से जो रिलीज होता है मार्केट के अंदर, ये अपने पास चौथा मेजर प्रोडक्ट है जिसे अपन बोलते हैं सीमन। इस सीमन में दिक्कत हो, जितना आना चाहिए था उतना ना आया हो, जिसे लेके आना चाहिए था उसे लेके ना आया हो, और भी कई सारे एरर। तो ये 4 सामने ऐसे कारण हैं जिसके चलते एक अच्छा खासा पुरुष हिजड़ा बन सकता है। 4 कारणों से मेल इनफर्टाइल बन सकता है। कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 डिफेक्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस, नंबर 2 डिफेक्ट इन डक्ट सिस्टम, नंबर 3 डिफेक्ट इन सेक्सुअल ऑर्गन, नंबर 4 डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। बात करें यहां पे अब कंपटीशन एमसीक्यूज की,
तो वो सारे एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो नंबर 4 से, जिनका प्रेजेंटेशन सामने है बोर्ड पर, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस जो लास्ट में प्रोडक्ट आया उसमें क्या कमी रही, उसी से सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं पूछे जाते। तो हम भी उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सीमन एनालिसिस। इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात, एक बार में जब रिलीज होता है तो अमाउंट कितना, और उस सीमन में स्पर्म काउंट कितना। सीमन देखा होगा, लिक्विड पोर्शन जो होता है उसके अंदर जो सेल होती है वो स्पर्म कहलाता है। तो यहां पे वॉल्यूम और काउंट, वॉल्यूम की बात करें तो एक आम महापुरुष के 2 ml से ज्यादा निकलना चाहिए एक बार के इजैकुलेशन में, और जो 2 ml प्रोडक्ट निकला है उसमें हर एक ml में कम से कम 20 मिलियन होना चाहिए। लिखते हैं इन दोनों बातों को बड़ी ईमानदारी से। पहला बोला आपने वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और सेकंड बोल रहे हैं स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए 2 सूचनाएं, वॉल्यूम होना चाहिए मोर देन 2 ml पर इजैक्यूलेशन, काउंट होना चाहिए मोर देन 20 मिलियन पर ml। 1 ml में मोर देन 20 मिलियन होना चाहिए नॉर्मल। अब यदि ऐसा नहीं हो तो गड़बड़े हो सकती है, जितनी गड़बड़े हो सकती है हर लाइन से रिटर्न गारंटेड सवाल है। बात करेंगे इसमें कमी के चलते कितने प्रकार के शब्दावलियां हमारे सामने आती है। गौर करें, सीमन एनालिसिस से अराइज होने वाले प्रॉब्लम्स सामने बोर्ड पे आपके अवेलेबल, एस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया, नेक्रोजुस्पर्मिया, एस्टिनोजुस्पर्मिया। यहां पे एक वादा करता हूं आपसे, सीमन स्पर्म 2 अलग अलग चीजें हैं। सीमन पूरे मटेरियल का नाम है, पूरे प्रोडक्ट का नाम है, और उसमें मिलने वाली सेल का नाम स्पर्म है। टर्मिनोलॉजी में जहां भी जू है, ZOO चिड़ियाघर, जहां भी जू है वहीं स्पर्म है, जहां जू नहीं वहां स्पर्म नहीं। और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो मेरी पहली वाली टर्मिनोलॉजी में होती है, जो आपको नहीं करनी है। सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, एस्पर्मिया। गौर फरमाइएगा दोस्तों, क्या यहां पर जू है? नहीं है। नहीं है तो स्पर्म की बात नहीं करेगा ये बोलता है एब्सेंस ऑफ सीमन, सीमन ही नहीं बना। कितनी चमत्कारिक बात है ये। पता नहीं कब से महापुरुष लगा हुआ था महान कार्य पे, और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि करने के बाद भी परिणाम ना निकले तो वहां पे बहुत गड़बड़ होने के चांस होते हैं, कुछ और ना निकल जाए मुंह से। मैं आगे बढ़ जाता हूं कि मेन बात यह है सीमन ही नहीं बना, स्पर्म तो कहां ढूंढेंगे। तो सीमन नहीं बनना, एब्सेंस ऑफ सीमन, एस्पर्मिया नंबर 1। एजुस्पर्मिया, यहां पर जू आ गया, क्या बोलेगा? सीमन तो बना, धन्यवाद, कुछ तो बना, पर उसमें स्पर्म ही नहीं है, क्या फायदा? ये भी सही बात है। सीमन बने पर स्पर्म ना हो तो नाम एजुस्पर्मिया। तो 2 फेमस टर्म सामने आपके अवेलेबल, मीनिंग लिखता हूं, एस्पर्मिया प्रोडक्ट ही नहीं निकला, एब्सेंस ऑफ सीमन, और यहां पे क्या लिखेंगे? एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। सीमन ही ना बने या उसमें स्पर्म ना बने तो 2 अलग अलग टर्म है, और पहले वाली टर्म से बहुत अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। आपको यहां पर उससे परेशान नहीं होना, आंसर देकर के आना है। प्रोडक्ट का ही नहीं बनना एस्पर्मिया कहलाता है, प्रोडक्ट में मटेरियल ना बने तो वो एजुस्पर्मिया कहलाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। नाम है नेक्रो। नेक्रो वर्ड इंडिकेट करता है नेक्रोसिस को, डेड को। मतलब सीमन बना, वेरी गुड, स्पर्म भी दिखा, वेरी वेरी गुड, पर वो स्पर्म मरा हुआ था, डेड था। ये लो, अब की बार भी काम नहीं होगा। डेड स्पर्म, स्पर्म मरा हुआ दिखे, बिना काम का दिखे, नेक्रोजुस्पर्मिया। तो यहां पे टर्म लिखते हैं अपन डेड, नाम आएगा डेड स्पर्म इन
सीमन। चलिए नेक्स्ट वन टर्म क्या है? एस्थीनोजूस्पर्मिया। ये देखिए चीजें आगे से आगे लालच देती जाएंगी पर अंत में हाथ खड़े कर देंगी, बस के नहीं है। कैसे? एस्थीनोजूस्पर्मिया क्या बोलेगा? सीमन बना, अच्छी बात। स्पर्म भी है, बहुत अच्छी बात। जिंदा भी है, ढोल बजाओ, सब काम सही है। सीमन भी है, स्पर्म भी है, जिंदा भी है। फिर बड़ी बात क्या बोल गया? चल फिर नहीं सकता, नॉन मोटाइल है। अब चलेगा नहीं तो वेजाइना से दौड़ लगा करके ट्यूब तक पहुंचेगा कैसे? ऐसी की तैसी कराएं ऐसे स्पर्म की। इस बेस पे नाम दिया एस्थीनोजूस्पर्मिया, ऐसे की तैसी वाला स्पर्मिया जिसमें स्पर्म बने पर भाग दौड़ ना कर सके। तो इस हेडिंग में अपन लिखना शुरू करेंगे नॉन मोटाइल स्पर्म इन सीमन। और हर टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर टर्म से एग्जाम में आया एमसीक्यू है, जिसका आपको सामना आज के लेक्चर में एमसीक्यू सेशन में करवा दिया जाएगा, जिसमें उन सभी सवालों का समावेश किया जाएगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। वहां आप गौर करेंगे, हर टर्म अपने आप में एमसीक्यू बना चुकी है। ये थी पुरुषों की बात। करते हैं आंटियों की बात, तो लेके आते हैं इधर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी। तो जिस प्रकार मेल में बात चल रही थी, गोदाम में कमी हो, स्पर्मेटोजेनेसिस, रास्ते में कमी हो, डक्ट सिस्टम, अपने ऑर्गन में कमी हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, प्रोडक्ट में कमी हो, सीमन प्रॉब्लम। फीमेल में भी ऐसे 4-5 नाम सामने बोर्ड पर दे रखे हैं। नंबर 1 डिफेक्ट कहां पर हो? ओवेरी के अंदर। नंबर 2 डिफेक्ट कहां पर हो? ट्यूब के अंदर। नंबर 3 डिफेक्ट कहां पर दिखाई दे? यूट्रस के अंदर। नंबर 4 प्रॉब्लम कहां पे आ जाए? सर्विक्स में। नंबर 5 प्रॉब्लम कहां पर आ जाए? वेजाइना में। और नंबर 6 प्रॉब्लम कहां पे आ जाए? एक्स्ट्रा में। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल फैक्टर्स में भी हो सकती है, लेकिन जिसको डिस्कशन को पार्ट बना के अपन आगे बढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग है कि सब में छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेजर रोल पे जिसका होता है वो ओवेरियन प्रॉब्लम का होता है। उस ओवेरियन प्रॉब्लम को लेकर के ही अपन डिस्कस करेंगे। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में जिसके बारे में आपको सर्वाधिक बात करनी है वो है ओवेरियन कॉज। मेल के अंदर सारी बात पढ़ने के बाद जिस प्रकार अपन सीमन एनालिसिस पर ही फोकस कर रहे थे, फीमेल में उसी प्रकार सारी प्रॉब्लम छोड़ करके ओवेरियन प्रॉब्लम पे चलेंगे। सुनते जाएं, बहुत विशेष बात है। सबसे पहली गड़बड़ ये हो, ओवेरी अंडा ही पैदा ना कर पाए। नाम एन ओव्यूलेशन। ओवेरी ने अंडा पैदा नहीं किया, नाम दिया एन ओव्यूलेशन। ऐसा क्यों हुआ? तो आप उसे सुने। नॉर्मल ओव्यूलेशन का प्रोसेस पता होगा तो एन ओव्यूलेशन मैकेनिज्म के बारे में पता लग पाएगा। नॉर्मल ओव्यूलेशन कब होता था? जब ग्राफियन फॉलिकल पे एलएच हार्मोन अटैक करता था। एलएच हार्मोन आएगा, ग्राफियन फोड़ेगा, अंडा निकलेगा। यहां पे क्या हुआ? एलएच आया, फॉलिकल से टकराया, पर फॉलिकल फट नहीं पाया, और नहीं फटा तो अंडा निकल नहीं पाया। डिसऑर्डर का नाम है, टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं LUF। फुल फॉर्म खोलना चाहें LUF की तो क्या है वो अपने पास? L से ल्यूटिनाइज्ड, LH हार्मोन आया, U से अनरप्चर पर फिर भी फोड़ ना पाया, F से फॉलिकल को। तो आने के बाद भी यदि आप करामात ना दिखा पाए तो बच्चे पैदा करना भूल ही जाइए। तो ये एन ओवुलेशन LUF फर्स्ट को। बात करते हैं सेकंड वन। सामने जो कारण लिख रहा हूं बहुत विशेष एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अब जो लाइन सामने आएगी धुआंधार सवाल लेकर के आएगी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, और उस कैटेगरी में अपना आंसर जाएगा वो है नंबर 2 कॉज PCOD। ये किया अपन ने लाइन में बंद और हरे मार्कर की सहायता से लगाया क्वेश्चन मार्क, और लैंग्वेज में क्या लिखा? इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी।
चीज को समझते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहता है ये? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है, उसमें बात करें सिंड्रोम होता है, क्या कंडीशन है, तो वहां बात ऐसी है कि अपने पास जो एक ओवेरी की स्ट्रक्चर है, उस ओवेरी में अलग अलग आकार के बहुत सारे फॉलिकल होते हैं ओवरी के अंदर। गौर फरमाते जाइएगा। वहां हमने यह सीखा है जितना बड़ा फॉलिकल उतना ज्यादा हार्मोन का अमाउंट, छोटा फॉलिकल कम हार्मोन, बड़ा फॉलिकल ज्यादा हार्मोन। तो हम ये चाहते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ करें, और इस संसार में हर इंसान को ग्रोथ करने के लिए मौका और जगह मिलनी चाहिए। पीसीओडी नाम की बीमारी में क्या होता है, इस फॉलिकल में मटेरियल जमने लगता है, ओवरी के अंदर मटेरियल जमने लगता है। उस मटेरियल में पानी हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, पस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, फैट हो सकती है, बाल हो सकते हैं, चमड़ी हो सकती है। ये सारे चीज जमना शुरू कर देते हैं। जम करके देखो क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक एक करके सबको जमाते हैं। यहां बीच में ये कचरा जमने लग गया, यहां पर और आपने कचरे को बता दिया, वो भी जमने लग गया। उस कचरे में कुछ भी हो सकता है, वो हेयर हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, पस हो सकता है, म्यूकस हो सकती है, ब्लड हो सकता है। ऐसे करके इन्होंने पूरी ओवेरी में जहां जहां जगह मिली कहीं भी नहीं छोड़ा और हर जगह भर गया। जो मटेरियल भरा है उसके आधार पे सिस्ट का नाम बना है। यदि बाल जमे हैं तो नाम डर्मेटॉइड सिस्ट है, ब्लड जम गया तो नाम हेमरेजिक सिस्ट है, म्यूकस जम गया तो नाम म्यूकोइड सिस्ट है। कुल मिलाकर के इतना सारा कचरा जम गया और वास्तव में जो फॉलिकल था वो बेचारा इस प्रकार इनके बीच में दब गया। तो दुष्परिणाम क्या होगा, झेलने के लिए तैयार रहें। जैसे ही फॉलिकल ग्रोथ करके बड़ा होना चाहेगा, आजू बाजू चारों तरफ पाया जाने वाला कचरा बोलेगा जगह नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ, फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हुई, फॉलिकुलर ग्रोथ हुई ही नहीं। अब फॉलिकल ग्रोथ नहीं होगी तो कितने दुष्परिणाम आएंगे, दो। पहला, फॉलिकल ग्रोथ नहीं है तो हार्मोन का लेवल भी कम। दूसरा, अंडा भी नहीं निकलेगा। तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होने से यहां पे दो रिजल्ट हो गए। पहला रिजल्ट क्या, हम अंडा कैसे निकालेंगे, एन ओव्यूलेशन, और पूरी बॉडी में हार्मोन का लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा। और याद करना दोस्तों, फॉलिकल से निकलने वाला मेजर हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। महिलाओं को महिला बनाने वाला मेजर हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और वही हार्मोन ना निकले तो किसके समान हो जाएंगी, वो पुरुषों के समान हो जाएंगी। हम लोग इतने महान होते हैं कि थोड़ी मात्रा में पुरुष होते हुए भी एस्ट्रोजन निकाल देते हैं, और ये महिलाएं जिन्हें प्रचुर मात्रा में एस्ट्रोजन निकालना चाहिए था, उन्होंने पूरी ओवरी के अंदर ना जाने किस किस्म का कचरा जमा लिया कि एस्ट्रोजन हार्मोन को लेवल को बहुत कम कर लिया। इसी कारण पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर महिला में महिला होते हुए भी पुरुषों के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी प्रेजेंट विथ एंड्रोजेनिक सिम्टम। पीसीओडी के चलते महिलाओं में एंड्रोजेनिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पुरुषों वाले लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें खुद में महिलाओं वाला हार्मोन बहुत नीचे हो जाता है। यह कंडीशन कहलाती है अपने पास पीसीओडी, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है, बिकॉज मेटफॉर्मिन रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज और रिप्लेस ऑल द डिपॉजिट मटेरियल। पर फिलहाल यहां पे अपने को लेना है किसके अंदर, ओवेरियन कॉज में यहां पे, और ये ही अपने पास मोस्ट कॉमन कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो चलिए, मेल और फीमेल दोनों इनफर्टाइल हो गए, दोनों इनफर्टाइल हो गए, किसी काम के नहीं रहे, तो क्या करें। अब दोनों काम के नहीं रहे, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बोर्ड करवाएगा मदद आपकी। हेडिंग सामने अवेलेबल, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात चलेंगी।
जब इंसान से प्राकृतिक ताकतों का उपयोग करके परिणाम हासिल ना हो पाए तो विज्ञान की मदद लेकर के कुछ चमत्कार की उम्मीद करने के लिए आ जाएं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है जब मेल और फीमेल अपने सिस्टम को इनफर्टाइल बना लेता है। उस कैटेगरी में कई सारे नाम फेमस हैं, जो फेमस टेक्निक्स हैं उनको लेकर अपन डिस्कशन करेंगे भी। यहां सामने बोर्ड पर देखें कितने सारे टाइप बता रखे हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IFT, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 4 फेमस टेक्निक होती है, इनके बारे में यहीं पर बात करना शुरू कर देते हैं। सामने टेक्निक 4 लिख दी तो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सवाल निकालिए। सवाल बनेगा मोस्ट कॉमन टेक्निक। तो इन 4 के अंदर आपको 4 ऑप्शन देते हुए एग्जामिनर डिमांड कर ले मोस्ट कॉमन की, तो आपके पास जवाब ये गया, ये लिख दिया इसके आगे मोस्ट कॉमन टेक्निक। तो पहला एमसीक्यू तो आपका यहां से सॉल्व हो गया कि एआरटी के अंदर मोस्ट कॉमन यूज टेक्निक कौन सी होती है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आगे यहां गौर करने वाली बात है, इन विट्रो शब्द का मतलब होता है प्रयोगशाला में, लैब में। क्या करवा रहे हो? फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। करवा कर रहे हो बाहर परख नली में, टेस्ट ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में करवा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, मतलब गड़बड़ किसमें है? फैलोपियन ट्यूब में। तो एक अच्छा सवाल है, आईवीएफ कब करते हैं? जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो लिखते हैं, तो यहां पे हम फिर लिख देते हैं, इट इज यूज इन कंडीशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगी उस केस में यूज लेते हैं। क्या करें? बाहर सिर्फ उतना ही काम करवाएं जितना काम अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेचुरल एम्ब्रियोलॉजी में जाएं और सोचें कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में उसके होने के बाद, जायगोट बनने के बाद, कब एक जायगोट ट्यूब से निकल के यूट्रस में आता है? तो जवाब आपको याद होना चाहिए, चौथे दिन 16 से 64 साल की स्टेज के अंदर मॉरुला बनकर के एक हमारा एम्ब्रियो ट्यूब से यूट्रस में आता है। तो बाहर जब टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे थे, फर्टिलाइजेशन करवा रहे थे, तो वहां दिमाग ये लगाना है सिर्फ ट्यूब खराब है, यूट्रस खराब नहीं है। तो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाइए और 4 दिन बाद 16 से 64 साल स्टेज में शरीर के अंदर पहुंचाइए। तो सवाल है, आईवीएफ के अंदर ट्रांसफर कितनी कंडीशन में किया जाता है सेल स्टेज में? तो जवाब देना है 16 से 64 में। ये सारे समाचार किसके बारे में? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। बात करें नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यह टेक्निक एनिमल्स में, जानवरों में ज्यादा कॉमन होती है। हालांकि इंसान में सबसे बड़ा जानवर होता है, ऐसी बात नहीं है, पर यह एनिमल्स में ज्यादा कॉमन होती है। जब मेल डिलीवरी बॉय कैपेबल ना हो प्रोडक्ट को फीमेल ऑर्गन में ट्रांसफर करने के लिए, तो वहां पे डायरेक्टली सीमन को यूट्राइन कैविटी में ड्रॉप किया जाता है, IUI। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि ये कहां यूज होती है? तो मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स। ये टेक्निक्स हुई। अब बात करें आगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बड़ा अच्छा आदमी है, ऊपर फैलोपियन ट्यूब खराब थी तो आईवीएफ किया, और अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो सकता है जो गैमेट्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक का रास्ता तय करने में समस्या महसूस कर रहे हो, वाजाइनल प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, यूट्राइन प्रॉब्लम हो, तो उनको जाकर के फैलोपियन ट्यूब में छोड़ के आओ। ये जो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है 2 प्रकार का है कि गैमेट्स को अलग अलग छोड़ के आना है या मिला करके। 2 बातें होती हैं, एक आपका मेल स्पर्म, एक फीमेल ओवम। दोनों को ले जाकर के कमरे में छोड़ दिया, कमरा बाहर से बंद कर दिया और बोला अब अपने आप करो जो करना है।
नहीं आता तो हमें नहीं पता कैसे होता है, एक चीज वो। दूसरी बात, दोनों को बाहर ही मिला दिया, जायगोट बना दिया, फिर अंदर ड्रॉप करके आए। तो दो कंडीशन इस केस में कि नाम होते हैं दो, कौन कौन से, कि आप बिना मिलाए छोड़ करके आए या मिला करके। यदि दोनों को लावारिस अकेला छोड़ा तो कहलाता है गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर, और मिलाकर के छोड़ा तो कहलाएगा जायगोट फैलोपियन ट्रांसफर। तो आप दोनों सोच करके बताएं, ये दो टेक्निक है मेरे पास, इनमें से मैं एक सवाल बनाऊं कि इन दोनों में से ज्यादा सफल कौन होगा, ज्यादा सफलता किससे मिलेगी। तो एक बात बहुत कॉमन है दोस्तों, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। और मेहनत किसने करी है, जो खुद अपने दम पे मिलन प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाया है। वो कौन था, गैमेट। तो इन दोनों के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, गैमेट के ब्रैकेट में लिखते हैं मोस्ट सक्सेस, क्योंकि इसने खुद ने मेहनत करी है। लास्ट वन पे आए, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। कुछ भी कर सकते हैं नर्सिंग वाले, और हमसे 1.5 गुना ज्यादा कर सकते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं बेचारे पागल प्रकार के। उन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं बचा तो यह बना दिया। दुनिया ढूंढ रही थी कोरोना का वैक्सीन, और इन्होंने बना दिया स्पर्म का वैक्सीन, स्पर्म इंजेक्शन। क्या किया, एक सिरिंज में स्पर्म लोड कर लिए, सीमन लोड कर लिया। कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम, तो पता है एक प्रोफेशनल वर्कर हैं जो ड्रग ही लोड करते हैं। पर हमारी जो औलादे होती हैं, जिनके माँ बाप कंपाउंडर होते हैं, वो उन इंजेक्शनों में पानी हवा भर लेते हैं, और ये साइंटिस्ट उनमें स्पर्म भर लेता है और जाकर के सुई लगा के आता है किसके, सेकेंडरी oocyte या ओवम के डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में स्पर्म पहुंचा के आता है। ये तब करता है जब स्पर्म कैपेबल नहीं होता सेकेंडरी oocyte की परतों को पेनिट्रेट करने में। टेक्निक का नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और ऐसी कलाकारियां बहुत कम होती है, तो नाम रेयर। सो दिस इज द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज यूज इन प्रेजेंट टाइम फॉर द ओवरकमिंग प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। 4 टेक्निक सामने बोर्ड पे अवेलेबल। द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज IVF। The most successful technique between gamete and zygote is gamete. It is used in animal. It is used rarely. तो ये सब वो टेक्निक है, इनमें बहुत खर्चा आता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए एक सलाह दी जाती है कि इतना सारा खर्चा करने से अच्छा एक बहुत पुण्य का काम होता है, आपका भी काम चल जाए और किसी दूसरे बेचारे अनाथ की जिंदगी भी संवर जाए। तो हर कपल जो इनफर्टाइल हो जाए उसे ART में मोटा पैसा खर्च करने की बजाय यह सलाह जरूर दे करके आए जो सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, अडॉप्शन, गोद लेना। अडॉप्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर इनफर्टिलिटी। तो ये अपने आज के लेक्चर में इन्वॉल्व 2 स्मॉल कंडीशन थी, वेजानाइटिस और इनफर्टिलिटी। एक बार गो थ्रू हो जाएं, क्या देखा आप लोगों ने। सबसे पहले वेजानाइटिस बात करी, इसके अंदर पूरे क्लासिफिकेशन की। मोस्ट कॉमन इन फीमेल ट्राइकोमोनियासिस, मोस्ट कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल मोनेलियासिस। ESI में क्या पूछ लिया, वेजाइनोसिस, जो इंफ्लामेटरी कंडीशन नहीं थी। आगे बढ़े तो कंडीशन एक ही पढ़नी, इनफर्टिलिटी। वहां पर ने 4 टर्म देखी, इलाज हो जाए तो इनफर्टिलिटी, ना हो तो स्टरलिटी। किया मेल को खराब, मेल में पढ़ाई करनी है सीमन की। सीमन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इन्वॉल्व 4 टर्म। सीमन ही ना बने, सीमन में स्पर्म ना बने, स्पर्म बने तो जिंदा ना हो, जिंदा ना हो तो चल ना पाए, को लेकर के 4 टर्म। आगे बढ़े, फीमेल इनफर्टिलिटी, यहां मेन पढ़ना था अपने को ओवरी। ओवरी में अंडा नहीं निकला, मोस्ट कॉमन कॉज PCOD। देखो कैसे कचरा जम गया। इस कंडीशन में महिलाओं वाला हार्मोन नहीं निकल पाता, इसलिए पुरुषों वाले लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इलाज के नाम पे एक ही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और उसके कॉमन 4 वेराइटियां। लास्ट वन बेस्ट ट्रीटमेंट अडॉप्शन। बात करेंगे सारे गायनिक कंटेंट से बनने वाले MCQs को लेकर के अपने MCQ सेशन में। जितनी भी कंडीशन पढ़ी आप लोगों ने, शामिल था सिस्टम की एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन, प्यूबर्टी, मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। कल के लेक्चर में PID, फाइब्रॉइड यूट्रस। आज के लेक्चर में इनफर्टिलिटी और वेजानाइटिस से कोरिलेटेड कुछ MCQs। आइए सामने की तरफ चलें। नंबर 1, वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज डन
तो शायद कल के लेक्चर में याद हो तो फाइब्रॉइड यूट्रस के बात के बाद हिस्टेक्टमी जब अपन कर रहे थे तो वहां पे लास्ट में गोल्डन लाइन लिखवाई थी कि जब यूट्रस खुद नीचे उतर के आता है तो वजाइनल हिस्टेक्टमी का आइडियल इंडिकेशन बन जाता है। तो आंसर यूट्रस प्रोलैप्स, ऑप्शन विल बी ए। सारे वन लाइनर एमसीक्यू आएंगे तो तैयार रहें। इधर देखिए, कार्डी वाइट डिस्चार्ज। अब इसका वाइट डिस्चार्ज बोलना था और हम तुरंत आ गए अपने पढ़े हुए सब चीजों पे कि वाइट का नाम कब आता है, जब इंफेक्शन किसका हो, फंगस का। फंगस इंफेक्शन के कितने नाम, दो नाम, कौन कौन से, कैंडिडियासिस और मोनिलियासिस। सामने ऑप्शन देखें अपने पास अवेलेबल, बी कैंडिडियासिस जो एक फंगल का इंडिकेटर है जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज आते हैं। आंसर ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़े नेक्स्ट एमसीक्यू पे, इसे देखें, यह भी वन लाइनर, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस हुआ है। मेमरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, बड़ा सिंपल आंसर स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन सी। और यह जब भी बताता हूं एक बात और गौर करनी होती है, भले ही मेमरी ग्लैंड की सुपरफिशियल चमड़ी में सेबेसियस ग्रंथि के दाने पाए जाएं, लेकिन मेमरी ग्रंथि हमेशा मॉडिफिकेशन किसका होता है, स्वेट ग्लैंड का। नेक्स्ट वन, आगे प्रोसीड करें। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, आगे यूट्रस के सपोर्ट पूरे डॉन के 11 मुल्क की पुलिस से 11 सपोर्ट, दो एमसीक्यू बनते थे, एक मसल का दूसरे सपोर्ट का। तो मेजर सपोर्ट हमेशा किसे बताते थे अपन, कार्डिनल लिगामेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या था इसके अंदर, मार्क एंड रोड्स। अपीयरेंस कैसी थी, ट्रांसफर, याद करा हुआ है अपन ने जनरल एनाटॉमी में। बढ़ते हैं आगे अगले एमसीक्यू पे, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, इंडक्शन ऑफ लेबर का इंडिकेशन पूछ रहा है। याद करना तो याद आ जाएगा, वहां पे आपको समझाया था आईओएल के इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, याद करने थे सिजेरियन को कोरिलेट करके। और फिर उसमें आया था मोस्ट आइडियल इंडिकेशन, जहां आंसर था जब समय निकलता जाए फिर भी बच्चा बाहर ना आ पाए, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। सामने ऑप्शन में ढूंढिए, इजीली अवेलेबल है, ऑप्शन बी पोस्ट टर्म गैस्ट्रेशन। समय निकल जाए पर बच्चा बाहर ना आए तो मार्केट के ऑक्सीटोसिन को ठोक करके बच्चे को बाहर ले आए। चलिए आगे नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनेस्थेटिक डेथ इन ऑब्स्टेट्रिक्स। तो वहां पे आपको बताया था ऑपरेटिव सर्जरीज के अंदर एस्पायरेशन रिस्क से बचने के लिए एनबीएम रखा जाता है, और फिर भी मरीज एस्पायरेट कर जाए तो मेंडलसन सिंड्रोम हो जाता है, और उसी मेंडलसन सिंड्रोम का दूसरा नाम एस्पायरेटेड न्यूमोनाइटिस कहलाता है। तो हमारे पास सामने ये है, जहां एग्जामिनर ने फोकस कर दिया एनेस्थीसिया, तो इसके इफेक्ट को देखते हुए एस्पिरेशन सिंड्रोम को आंसर बताएं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, ये सारे एमसीक्यू वो हैं जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आ जाइए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टी। तो अपने पास में प्यूबर्टी के साइन जो बताए गए थे, ठोक बजा के बोला था 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता था फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, आंसर ब्रेस्ट डेवलपमेंट थिलार्की, ऑप्शन ढूंढिए। नंबर सेकंड, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, इंडिकेट करेगा थिलार्की को, और थिलार्की फर्स्ट साइन है फीमेल प्यूबर्टी का। चलिए अगले एमसीक्यू पे देखें, फॉलोइंग आर ऑलवेज इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, ऑलवेज बोला है, और ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन। तो सिजेरियन के एब्सोल्यूट इंडिकेशन उंगली पर रटवाए थे, रिमेंबर करें उनको, क्या नाम थे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सीपीडी, बर्थ कैनाल में इंफेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और ट्यूमर, और लास्ट वन फीटल डिस्ट्रेस। एब्सोल्यूट ढूंढना है, सामने देख लीजिए एब्सोल्यूट इंडिकेशन, उस कैटेगरी में आप इस पे जाइए जहां पे ये लैंग्वेज है, एक्टिव जेनिटल हर्पीस, बर्थ कैनाल का इंफेक्शन। और ऐसी बातें हमने कंफर्म करी है
सिजेरियन सेक्शन में, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी सब इंडिकेशन रिलेटिव हैं और ऑलवेज का मतलब एग्जामिनर ने पूछना चाहा है आपसे एब्सोल्यूट इंडिकेशन। नेक्स्ट वन प्रोसीड करते हैं, अगले पे आ जाएं। क्या बोल रहा है? द बेस्ट यूटराइन स्कार फॉर सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में बेस्ट इंसिजन किसे माना जाएगा? यहां आंसर देना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो चल रहा है उसको लेकर के। फायदा भी बताया था, ब्लड लॉस कम होता है, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है? LSCS। LSCS शुरू हो जाए तो यहां पे पहले लोअर सेगमेंट देखें, और लोअर सेगमेंट में भी इंसिजन कौन सा देखें? ट्रांसवर्स देखें। अपर सेगमेंट में क्लासिकल होता था और मॉडर्न में लोअर सेगमेंट, जिसमें भी वैरायटी मोस्ट कॉमनली कौन सी? ट्रांसवर्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वल्वा पुडेंडम के लिए बात कर रहा है, इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 वजाइना, नहीं इंटरनल होती है। नंबर बी क्लाइटोरिस, वेस्टिबल, फिर वजाइना, इंटरनल गलत हो गया। मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस सही है। सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी। तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था। IRS और ERS जो आपको पढ़ा है उनमें लोकेशन के हिसाब से अरेंज करना था। मोस्ट सिंपल एमसीक्यू, नथिंग रिक्वायर ए सिंपल एक्सप्लेनेशन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन आपको आती है, आराम से देखें, राइट लगाएं, आगे बढ़े। एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। सारे एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए आपके सामने स्क्रीन पे हैं। हो सकता है उनमें वन लाइन बड़े सिंपल भी हो। यह आ गया आपका 11 मुल्कों की पुलिस से दूसरा सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ पेरिनियम कौन से थी? लिवेटर एनाई। यह आपको याद करवाया था सपोर्ट में, ऑप्शन ए। इधर चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसको पढ़ते हैं। क्या सही नहीं है PMS के बारे में? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में क्या सही नहीं है? ढूंढते हैं। नंबर 1, इट अकर ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ साइकिल। लास्ट हाफ का मतलब होता है 14 से 28। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था थर्ड फेज में सिम्टम आते हैं। नेक्स्ट, इट रिजॉल्व विथ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यह भी सही है, सारे नाटंकियां, सारे नाटक साइकिल से पहले, साइकिल आते ही सब टकाटक। आगे, इट अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, एकदम सही बात बोला भैया। इट रिजॉल्व विथ ओवुलेशन, नहीं ये गलत है, इसका ओवुलेशन से संबंध नहीं है, ये तो साइकिल की थर्ड फेज से कोरिलेट है। सवाल यही पूछा था कि PMS अपने बारे में क्या गलत बोल गया, तो एक बात गलत बोल गया जिसको हमने ऑप्शन नंबर डी में ढूंढ लिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, सिंपल सी कंडीशन है, शॉर्ट स्कैंटी पीरियड लास्ट फॉर लेस देन 2 डेज, 2 दिन से भी कम का समय, तो ब्लीडिंग अमाउंट बहुत कम, और बहुत कम ब्लीडिंग अमाउंट होता है तो नाम हाइपोमिनोरिया। अपने पास ऑप्शन बी। ये देखें सिंपल सा क्वेश्चन, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, तो क्लासिकल में इंसिजन कहां पे होता था? अपर सेगमेंट में, और कैसा? लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऑप्शन आप सामने देख सकते हैं, अपर में होता है और अपने पास में लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां सिर्फ यूटर के सेगमेंट की बात चल रही है, इंसिजन के बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है नंबर ए, अपर यूटराइन सेगमेंट, क्लासिकल इंसिजन। नेक्स्ट वन, इस पे आ जाएं, यह भी टर्म है, एपिमिनोरिया। दूसरा नाम किसका था? पॉलीमिनोरिया का। इधर चलें, एस्पर्मिया, सीमन एनालिसिस टर्म है। एस्पर्मिया क्या होता है? सीमन ही ना बने, तो देखो नंबर 1, फेलियर टू प्रोड्यूस सीमन, यही सही है भैया, बाकी सब गलत है, बाकी सब अलग टर्म वाले हैं। जैसे ये बोले एब्सेंस ऑफ मोटाइल, तो नाम एस्थीन हो जाएगा। रिड्यूस मोटिलिटी, कर्ता-जेन्नर सिंड्रोम को बताएगा। प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एब्नॉर्मल, ये भी डिफेक्ट है। सिंपल एस्पर्मिया को बताने वाला आंसर है सीमन प्रोडक्ट ही ना बने। नेक्स्ट वन, इसी से कोरिलेट टर्म आ जाएगी एंजियोस्पर्मिया, सीमन बने पर स्पर्म ना बने, तो अपने पास वापस फर्स्ट ऑप्शन सामने अवेलेबल,
एब्सेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमन, सीमन तो था पर स्पर्म उसमें नहीं था। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी एमिनोरिया, इसे देखें। एमिनोरिया के ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अपन जब गए थे तो सेकेंडरी वाले को ही एग्जैक्टली सही बताया था। जहां पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी शब्द जब भी आए इंडिकेट करता है पहले सब सही था अब प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। नंबर 1, हैड मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब पहले होते थे पर अभी नहीं हो रहे, सही है। फेलियर टू मेंस अकर बाय एज ऑफ 16, नहीं 16 साल तक भी साइकिल ना आए तो वो प्राइमरी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी इर्रेगुलर ओवुलेशन ये डीयूबी कहलाता है। लाइट मेंस्ट्रुएशन ये हाइपोमेनोरिया कहलाता है। पहले आए और अब ना आए तो वो ही एमिनोरिया बन जाता है। आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले एमसीक्यू पे, बिल्कुल उम्मीद है सेकेंडरी से प्राइमरी आएगा। प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी मतलब 16 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी पीरियड ना आए। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, ऑप्शन सेम थे, आंसर जाएगा बी। प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर ए। नेक्रो, नेक्रो का मतलब डेड स्पर्म, तो अपने पास सिंपल सा है आंसर ऑप्शन बी, पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए ये इंफॉर्मेशन का मैसेज है, देख लो। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बहुत फेमस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी, जिसके बेस पे ही पैप स्मीयर, पापानिकोलाउ स्मीयर साइंटिस्ट बने हुए हैं। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है। सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को माना जाता है। तो ये अपने पास आंसर डी हुआ। चलिए आगे बढ़े। कॉमनेस्ट बिनाइन सॉलिड ट्यूमर ऑफ फीमेल, आज अपन ने पढ़ा कल के लेक्चर में, जहां अपन ने देखा था मोस्ट कॉमन स्मूथ मसल कैंसर, क्या आंसर था, फाइब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़े, ये कॉमन किस में होता है, तो आपको मैंने बताई थी दो आंसर, नल्ली पैरा और 30 से 40। यहां पे दोनों अवेलेबल हैं, नंबर ए में नल्ली पैरा, नंबर डी में आफ्टर 35। पर मोस्ट कॉमन रिलेशन हॉर्मोन्स का पैराइटी से होता है, उस बेस पे आंसर देंगे ए, नल्ली पैरस वुमन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रू सपोर्ट, ये रिपीट हो गया। ट्रू सपोर्ट हमेशा कौन सा होता है, अपने पास कार्डिनल लिगामेंट, रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। पीआईडी किसमें कॉमन होगा, नंबर 1 जिन्हें मेंस्ट्रुएशन टीनेज में आ गया और मल्टीपल पार्टनर है, गंदी बात। आगे यूजिंग आईयूडी बिल्कुल हो सकता है। एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज, तो कुल मिलाकर के यहां पे जो फैक्टर बताए गए हैं उन सबके अकॉर्डिंग अपन देखें तो सारे जने, ये पिल्स हो आईयूडी हो, रोल प्ले करते हैं एक रिस्क फैक्टर की तरह। उस बेस पे बड़ा सिंपल सा आंसर दे देना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना इन पोस्ट मीनोपॉजियल, तो वेजाइनाइटिस बुढ़ापे वाली, रिटायरमेंट वाली कौन सी थी, सिनाइल, तो अपने पास ऑप्शन बी, सिनाइल वेजाइनाइटिस। नेक्स्ट वन, पोस्ट मीनोपॉज में येलोविश और ब्लडी स्टेन आ रहे हैं, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहे हैं, वल्वा में सोर कटिंग के निशान हो गए हैं, तो वहां पे ये किसका मैनिफेस्टेशन है, तो वेजाइनाइटिस हो रही है, पोस्ट मीनोपॉज में हो रही है। वापस सेम क्वेश्चन है, आंसर भी चेंज नहीं होगा, सिनाइल वेजाइनाइटिस, सेम आंसर, ये बुढ़ापे की निशानी। नेक्स्ट वन, सिनाइल वापस आ गया, क्यों होता है, अपन ने पढ़ा है मीनोपॉज में एस्ट्रोजन कम, ग्लाइकोजन कम, पीएच एल्केलाइन, वेजाइनाइटिस, आंसर बी, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। लास्ट एमसीक्यू देखिए, पैप स्मीयर लेने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जैसा मैंने बताया जीके की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, सर्वाइकल कैंसर एचपीवी पैपिलोमा वायरस, पापानिकोलाउ एक साइंटिस्ट थे जिसके बेस पे पैप स्मीयर बना है, और वो लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट जिससे सैंपल सर्वाइकल स्वाब लेते हैं कहलाता है एयरे स्पेक्युला। आंसर याद करना है ऑप्शन ए। सो दीज आर अवर एमसीक्यू सेशन रिगार्डिंग गायनेकोलॉजी, और इसी के साथ में ना केवल गायनेकोलॉजी, कंप्लीट जो टर्म अपने पास चलती है ओबीजी, ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है।
जी हां, पूरा वो सफर जो फर्स्ट लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल को सलामी देते हुए शुरू होता है, वो आज इनफर्टाइल वाली कंडीशन के साथ फुल स्टॉप होता है। आपका और हमारा जो साथ इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग था वो आज पूरा होता है। स्टडी मटेरियल वाला साथ पूरा हुआ है, बाकी साथ आजीवन उम्र भर है। जब भी कभी आगे भविष्य में इस कंप्लीट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी प्रकार की समस्या आपके पास आए तो अपने इस विद्या के संकुल कंसेप्ट RNA की ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक नंबर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने साथ को और भी लंबे समय तक बनाकर रखेंगे। पर फिलहाल संपूर्ण OVG की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। कर नहीं सकता, करा तो कैमरे में दिखना बंद हो जाऊंगा। फिलहाल धन्यवाद।